नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पौरव वंश के बारे में। तो कुछ उत्तराखंड की स्थिति इस प्रकार है, आप देख पा रहे होंगे। एक रफली डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो क्षेत्र है, नीचे वाला क्षेत्र है गोविशान, डीडीहाट, सीरा और सोर क्षेत्र। डीडीहाट यानी एक्सपोर्ट क्षेत्र, और ये क्षेत्र हुआ करता अल्मोड़ा का क्षेत्र, ठीक है। और ये पूरा जो क्षेत्र हुआ करता था, ये वाला क्षेत्र ये था ब्रह्मापुर या ब्रह्मपुर, ठीक है। और इसके ठीक ऊपर हुआ करता स्वर्ण गोत्र नगर, है ना, हमेशा स्वतंत्र रहने वाला एक राज्य हुआ करता था। यहाँ पर जोशीमठ, शत्रुघ्न नगर, नीचे यूपी वाला क्षेत्र कन्नौज, इधर सहारनपुर वाला क्षेत्र बेहट, इधर सिरमौर, ठीक है, इधर चाइना वाला बॉर्डर, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं पौरव वंश के बारे में। बात करो तो पौरव वंश, ये जो वंश है, इसने इस ब्रह्मपुर वाले क्षेत्र पर राज किया है। किस पर राज करा है? राज किया है ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र पर इसने राज किया है। कब राज किया है? वो 6वीं शताब्दी में इसने यहाँ पर राज किया है। 6वीं शताब्दी में इसने यहाँ पर राज करा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 6वीं शताब्दी में इसने राज किया है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब इसने राज किया, इस क्षेत्र पर अपना राज किया, तो ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मपुर वाले क्षेत्र को इसने अपने शासन के लिए, चलाने के लिए चुना था और यहाँ पर इसने राज किया। तो अब जब इसने पौरव वंश ने यहाँ पर राज किया, तो पौरव वंश के बारे में अगर बात करूँ तो पौरव वंश के बारे में हमें कैसे पता लगा, हमें जानकारी कहाँ से मिली, है ना। हमें जानकारी कहाँ से मिली? तो हमें जानकारी मिली है कुछ स्रोतों के आधार पर, हमें पता लगा है कुछ स्रोतों के आधार पर, ठीक है। पौरव वंश के बारे में जानकारी देने वाले जो स्रोत बताए गए हैं, वो कुल 4 स्रोत बताए गए हैं, ठीक है। तो पौरव वंश के बारे में जानकारी देने वाले कितने स्रोत बताए गए हैं? 4 स्रोत बताए गए हैं। तो कौन कौन से 4 स्रोत हैं, एक बार इन्हें देख लेते हैं। पहला नंबर की बात करो तो पहला है वृहत संहिता। पहला स्रोत क्या है? वृहत संहिता, है ना, जो हमें पौरव वंश के बारे में जानकारी दे रहा है। पहला है वृहत संहिता, और इस वृहत संहिता में पौरव वंश को पर्वताकार राज्य बताया गया है। क्या बताया गया है? पर्वताकार राज्य बताया गया है, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछने वाला है एग्जामिनर कि पौरव वंश को पर्वताकार राज्य कहाँ बताया गया है? तो वृहत संहिता में बताया गया है, ठीक है। दूसरे स्रोत की बात करूं तो दूसरा जो स्रोत हमारा बताया गया है वह है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण में पौरव वंश के लोगों को वैष्णव धर्म का अनुयायी बताया गया है। क्या बताया गया है इसमें? कि पौरव वंश के लोग हुआ करते थे, पौरव वंश के लोग हुआ करते थे जो वैष्णव धर्म को माना करते थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये अनुयायी थे, ठीक है दोस्त। ये बात बताई गई है मार्कंडेय पुराण के अंदर, ठीक है। 2 स्रोत मैंने बता दिया आपको। तीसरा स्रोत जो पौरव वंश के राजाओं की भी, वंशावली की भी जानकारी देता है ना, तो तीसरा स्रोत है तालेश्वर अभिलेख। तालेश्वर अभिलेख, तालेश्वर अभिलेख पौरव वंश के जो राजा हैं उनकी वंशावली की जानकारी देता है। पौरव वंश में जो राजा हुए, यानी पौरव वंश में तालेश्वर अभिलेख के अनुसार 5 राजा हुए। इन 5 राजाओं की वंशावली की जानकारी तालेश्वर अभिलेख देता है, ठीक है दोस्त। वंशावली की जानकारी कौन देता है? तालेश्वर अभिलेख देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चौथे की बात करो तो, अंतिम की बात करो तो हर्षवर्धन के अभिलेख। चौथे जो स्रोत है हर्षवर्धन का अभिलेख है, तो हर्षवर्धन के 2 अभिलेख ऐसे हैं जो पौरव वंश की जानकारी देते हैं, ठीक है। पौरव वंश की जानकारी देते हैं, और दोनों के दोनों यूपी से प्राप्त हुए हैं। दोनों के दोनों कहां से प्राप्त हुए हैं? यूपी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यूपी में एक है मधुबन से प्राप्त हुआ, मधुबन अभिलेख, ठीक है। दूसरा है बांसखेड़ा अभिलेख। तो ये आपसे डायरेक्ट सवाल बनने वाले हैं एग्जाम में, है ना। बांसखेड़ा अभिलेख उत्तराखंड के किस वंश की जानकारी देता है? हर्षवर्धन का
बांसखेड़ा अभिलेख जो यूपी से प्राप्त हुआ है किस वंश की जानकारी देता है? पौरव वंश की जानकारी देता है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्त, है ना? आसान है, आसानी से आप लोगों की समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब, है ना? तो यहाँ पर बृहत संहिता मैंने यहीं पर आपका समाप्त कर दिया कि इस बृहत संहिता में क्या बताया गया है, पर्वताकार राज्य पौरव वंश को बताया गया है। ये तो यहीं पर फिनिश हो गया, है ना? दूसरी बात करूं, मार्कंडेय पुराण में पौरव वंश को जो लोग हुए, राजा हुए, उन्हें वैष्णव धर्म का अनुयायी बताया है, ये भी यहाँ पर समाप्त हो गया। तीसरी बात करूं, तालेश्वर अभिलेख, है ना? तालेश्वर अभिलेख के बारे में थोड़ी सी डिटेल में आप लोगों को करा देता हूँ यहीं पर, है ना? तालेश्वर अभिलेख की भी मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल यहीं पर जो है बनती है वो करा देता हूँ। ठीक है दोस्त, अभी कर लेते हैं। तो यह है तालेश्वर अभिलेख, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तालेश्वर अभिलेख की बात करूं तो तालेश्वर अभिलेख की खोज वाईके गुप्ते ने 1915 में करी थी, जबकि इसका अध्ययन इसने 1916 में किया था। ठीक है दोस्त, 1915 में खोज करी, 1916 में इसका अध्ययन इसने किया, कोई दिक्कत नहीं है, 1916 में इसका अध्ययन इसने किया। अब यहां से क्या जानकारी मिलती है इस अभिलेख से, ये थोड़ा सा देखना हमें होगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या जानकारी यहां से मिलती है। तो तालेश्वर अभिलेख से, जैसे मैंने बताया आपको कि पौरव वंश के जो 5 राजा हुए उनकी वंशावली की जानकारी मिलती है। पहली बात क्या मिलती है कि जो 5 राजा हुए, कुल 5 राजा हुए पौरव वंश के, 5 राजा, है ना? पौरव वंश के 5 राजा की वंशावली की जानकारी मिलती है। पहली बात, अध्ययन करने के बाद ये बात सामने आई, है ना? पहली बात। दूसरी बात क्या सामने आई कि इसमें राजा का पद वंशानुगत हुआ करता था, राजा का पद वंशानुगत हुआ करता था। ठीक है, राजा का पद कैसा होता है? देखो, 2 बात, पौरव वंश के जो 5 राजा हुए उनकी जानकारी मिल गई, है ना? उनके नाम तक भी मिले, तालेश्वर अभिलेख पर उनका नाम लिखा हुआ है, विष्णुवर्मन, है ना? तो अग्निवर्मन, जितने भी 5 के 5 राजा हैं, इनके सबका उल्लेख यहाँ पर मिला है। उन्हें थोड़ा सा डिटेल में भी हम देखेंगे, क्योंकि उनका प्रशासन क्या रहा वो हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको तालेश्वर अभिलेख को कवर करा रहा हूं कि इससे क्या सवाल बन सकते हैं ना। तो अब देखते हैं तालेश्वर अभिलेख, राजा का पद वंशानुगत। बात करूं तो इसकी भाषा कैसी थी, है ना? भाषा इसकी संस्कृत थी, और लिपि कैसी थी? लिपि थी गुप्त ब्राह्मी, गुप्त ब्राह्मी इसकी लिपि थी। ठीक है दोस्त, तो ये अध्ययन करने के बाद ये 4 बातें हमारे सामने आती है। वाईके गुप्ता जो 1916 में अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं उसमें ये बातें सामने आती है। ठीक है, इसके बारे में बात करूं तो, ठीक है, तो तालेश्वर अभिलेख में सबसे बड़ा जो पॉइंट सामने निकल कर आया है कि 5 राजाओं की वंशावली देखने को मिलती है, 5 राजाओं की वंशावली देखने को मिलती है। अब सवाल ये आ रहा है, 5 जो राजा हैं आखिरकार ये कौन रहे, है ना? इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल हमें पढ़नी जरूरी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो इन्हें देख लेते हैं 5 राजाओं को। तालेश्वर अभिलेख के अनुसार, ठीक है, जो प्रथम राजा या संस्थापक राजा बताया गया है ना, पौरव वंश का संस्थापक राजा बताया गया है, वो बताया गया है विष्णुवर्मन प्रथम को, विष्णुवर्मन प्रथम। ठीक है, प्रथम राजा किसे बताया गया है? विष्णुवर्मन प्रथम को बताया गया है तालेश्वर अभिलेख के अनुसार। ठीक है दोस्त, तो पहला राजा बताया है विष्णुवर्मन प्रथम, और ये संस्थापक बताया गया है। क्या बताया गया दोस्त? संस्थापक बताया गया है। ठीक है, तो कुल 5 राजा थे। तो एक बार पहले मैं आप लोगों को इन 5 के 5 राजाओं के नाम ही बता देता हूं ना, ताकि इससे क्या होगा, आपके लिए एक आधार तय हो जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है ना। विष्णुवर्मन, इसके बाद इसका पुत्र राजा बना वर्षवर्मन,
है ना, आप नोट करते चले। वर्षवर्मन, आगे राजा बना अग्निवर्मन, फिर द्युतिवर्मन और फिर विष्णुवर्मन सेकंड। ये 5 के 5 नाम आप नोट कर लें। ठीक है दोस्त, क्या बताया आपको। इसके बाद अगला राजा बना इसका पुत्र वृषवर्मन। इनके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल भी बताऊंगा ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके बाद वृषवर्मन के बाद अग्निवर्मन, ठीक है, और अग्निवर्मन के 2 पुत्र हुआ थे, ठीक है, द्युतिवर्मन। किताबों में से द्युति भी लिखा हुआ है, तो ये एक ही बात है भाई, है ना, इससे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना। और यहाँ पर विष्णुवर्मन सेकंड अंतिम, है ना। तो ये 5 वंशावली देखने को मिलती है 5 राजाओं की पौरव वंश के बारे में। कहाँ से? तालेशिव अभिलेख से। तो थोड़ा सा अब विष्णुवर्मन जो शासक था, इसका कार्यकाल इनमें सबसे लंबा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा ना। तो लंबा समय रहा है तो कुछ कार्य भी इसने विशेष करे जरूर होंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पर जो हम पढ़ेंगे इसमें से हम देखेंगे विष्णुवर्मन जो संस्थापक है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, विष्णुवर्मन पौरव वंश का संस्थापक। पहली बार पौरव वंश का संस्थापक कौन हुआ? विष्णुवर्मन हुआ। विष्णुवर्मन ने पौरव वंश की राजधानी कहाँ बनाई थी, है ना, राजधानी किसे बनाया था? तो राजधानी किसे बनाया था? ब्रह्मपुर को बनाया था, ब्रह्मपुर को बनाया था, जहां पर मैंने अभी आपको बताया ये वाला क्षेत्र ब्रह्मपुर को अपनी राजधानी इन्होंने इसने बनाया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करो तो ब्रह्मपुर को राजधानी बनाया, और राजधानी बनाने के बाद जैसे ही राजगद्दी पर बैठे, जैसे ही राजगद्दी पर बैठे अपना राज्याभिषेक करवाया, है ना, राज्याभिषेक करवाया, तो इन्होंने एक उपाधि धारण करी। राजगद्दी पर बैठे राज्याभिषेक करवाया, उपाधि धारण करी परम भट्टारक महाराजा धीराज। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण करी इन्होंने? परम भट्टारक महाराजा धीराज। तो आप नोट कर लेंगे, परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण करी। धीराज की इसने उपाधि धारण करी, कोई दिक्कत नहीं है, महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण करी। ठीक है, और गद्दी पर बैठते ही इसने क्या निर्णय लिया, इसने क्या फैसला सुनाया कि इसने क्या काम कर दिया, ये काम कर दिया कि जो राजा का पद था वो वंशानुगत कर दिया। राजा का पद पौरव वंश में किसने वंशानुगत करा? क्वेश्चन आएगा कुछ इस प्रकार से। तो किसने करा है? वो ये करा है विष्णुवर्मन प्रथम ने राजा का पद वंशानुगत किया। ठीक है, फिर इसने क्या करा? इसने वीरणेश्वर देव को अपना कुलगुरु घोषित कर दिया। वीरणेश्वर देव को अपना कुलगुरु या कुलदेव घोषित कर दिया ना। कुल देवता इनका कौन हुआ है? वीरणेश्वर देव हुआ है। किसने बनाया था, किसने घोषित किया था? तो विष्णुवर्मन प्रथम ने इसे अपना कुल देवता बनाया। ठीक है, और जैसे ये गद्दी पर बैठे, ठीक है, इन्होंने गद्दी पर बैठकर क्या काम करा? तो विष्णुवर्मन के बाद अगला जो राजा बनता है दोस्त, वो बनता है वर्षवर्मन। और वर्षवर्मन जैसे ही राजा बनता है, राजा बनने के साथ ही, है ना, राजा बनने के साथ ही ये क्या कर देता है? आभीर नामक एक दुग्ध अधिकारी की नियुक्ति कर देता है। आभीर नामक एक दुग्ध अधिकारी की नियुक्ति कर देता है, और इस दुग्ध अधिकारी को ही खाद्य अधिकारी भी बना दिया जाता है। खाद्य अधिकारी भी इसे ही बनाया जाता है ना। खाद्य अधिकारी का काम भी ये करता है, दुग्ध अधिकारी का काम भी ये करता है। कौन करता है? आभीर करता है। ठीक है, आभीर करता है। तो आगे चले, तो आगे बात करो तो ठीक है, इसके बाद ये बेगार वसूलने के लिए वर्षवर्मन ने बेगार वसूलने के लिए वर्षवर्मन ने भाट और चाट नामक अधिकारियों की नियुक्ति करी। भाट और चाट नामक अधिकारियों की नियुक्ति किसने करी? वर्षवर्मन ने करी है। ठीक है, इसके बाद बात करूं तो अगला राजा बनता है अग्निवर्मन। कौन बनता है? अग्निवर्मन।
ठीक है। अगला राजा अग्निवर्मन। ठीक है, अग्निवर्मन ने स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित किया। पहला काम क्या करा, स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित किया, स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित किया। और स्वतंत्र करने के बाद, ठीक है, पहला ऐसा राजा हुआ, प्रथम ऐसा राजा जिसने शकों को हराया, पहला ऐसा राजा जिसने शकों को हराया। ठीक है दोस्त, जो लोग यहाँ पर आए उन्हें इसने हराया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला जो राजा बनता है अग्निवर्मन के बाद, इसका पुत्र, बड़ा पुत्र द्युतिवर्मन, और फिर इसके बाद अगला पुत्र, छोटा पुत्र यानी विष्णुवर्मन बनता है। तो बड़ा पुत्र द्युतिवर्मन बनता है, इसका कोई ज़्यादा योगदान देखने को नहीं मिलता है। फिर इसका छोटा पुत्र विष्णुवर्मन सेकंड बनता है, इसने भी कोई ज़्यादा बड़ा अपना योगदान नहीं दिया है। ठीक है, तो पौरव वंश में इन लोगों ने अपना क्या करा है, योगदान दिया है। तो पौरव वंश के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जो पौरव वंश रहा करते थे, है ना, जहाँ पर ये रहा करते थे, यानी जो झुग्गियाँ बनाया करते थे, झुग्गियाँ, पौरव वंश रहने के लिए क्या करते थे, झुग्गियाँ बनाया करते थे रहने के लिए। ठीक है, और इन झुग्गियों को ये लोग कोट बोला करते थे। क्या बोलते थे दोस्त, कोट। और ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहला कोट विष्णुवर्मन प्रथम ने बनाया था। सबसे पहला कोट किसने बनाया था, विष्णुवर्मन प्रथम ने बनाया था। ठीक है, और विष्णुवर्मन प्रथम के बारे में एक कथन और बताया जाता है कि विष्णुवर्मन प्रथम ने जो भूमि थी, है ना, उसे दो भागों में बांटा था। ठीक है, जो भूमि थी जिससे कर निकला करता था, ये वाली भूमि, है ना, इससे जो कर निकलेगा, एक तरीके से कह सकते हैं भूमि को नहीं, भूमि कर को दो भागों में बांटा था। भूमि कर को दो भागों में बांटा था। एक भाग केदार कहलाता था और एक भाग सारी कहलाता था। ठीक है, तो केदार और सारी नामक भूमि कर में भूमि को बांटने वाला पौरव वंश का राजा कौन था, विष्णुवर्मन प्रथम। ठीक है दोस्त, इसके बाद बात करूं तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की स्थिति कुछ इस प्रकार बन जाएगी कि यहाँ पर छोटे छोटे सामंतशाही शासक आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हर्षवर्धन, मोखरी, नागवंश, है ना, ये जो बीच में सामंतशाही शासक रहे हैं, इन्हें एक चरण में हम कंप्लीट कर चलेंगे। और इसके बाद हम शुरुआत करने वाले हैं कत्यूरी राजवंश। ठीक है दोस्त, तो थैंक यू दोस्तों। लेक्चर अच्छा लगे तो क्या करना है, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। थैंक यू।